नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम फिनलैंड के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं जो कि आम पब्लिक को वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। तो हमारी डेडिकेटेड 2 प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप हमसे फ्री ऑफ कोर्स असेसमेंट चाहते हैं कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, तो हमारा एक डेडिकेटेड क्या है कि फॉर्म बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आप शेंगन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो मेरे 3 पार्ट शेंगन कंट्रीज से बने हैं। उन तीनों पार्ट के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है तो उन तीनों वीडियोस को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम अपना टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी। तो वर्ल्ड की ये ऐसी कंट्री है फिनलैंड जो सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज़ के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। वहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में डिस्कशन रहेगी। टैक्स के अंदर मैं पर्सनल टैक्स को थोड़ा सा टच करूँगा, वहाँ के वैट को भी थोड़ा सा टैक्स टच करूँगा, वहाँ के कॉर्पोरेट टैक्स को भी मैं थोड़ा सा टच करूँगा। तो सोशल सिक्योरिटीज़, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ होती है तो दैट इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिले या मुझे ये मिले तो उसको पीपल्स आर गिविंग द प्रायोरिटी, लेकिन सोशल सिक्योरिटीज़ को मस्ट चेक बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। ये कोई वीडियो मोटिवेशंस के लिए नहीं मैं बना रहा, इसको आपने क्रॉस चेक भी करना है अपने लेवल पर। मे भी मेरी कोई एक आधी स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है क्योंकि मैंने भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेट से उठाई हुई है। तो ऐसा है कि सोशल सिक्योरिटीज़ किन के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया, बहुत बार वीडियो में बार बार करता हूँ कि ए टाइप रेजिडेंसी लेने की कोशिश करें फिनलैंड में। मीन्स कि इफ़ यू हैव ए टाइप रेजिडेंसी तो आपको सेम सोशल सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट है जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स को है। तो यहीं से आप एडवांटेज लें। तो स्टूडेंट को ए टाइप रेजिडेंसी मिलती है जो यहाँ से वहाँ के प्रॉपर प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो जो बी टाइप रेजिडेंसीज मिलती है उनको सोशल सिक्योरिटीज़ की इंटाइटलमेंट नहीं है, इसको भी माइंड में लेकर चलना है। तो लोग टेलर मेड जैसे प्रोग्रामों में जाते हैं, पीजी डिप्लोमा में जाते हैं और बी टाइप की रेजिडेंसीज में जाते हैं, तो उनको ये ड्रॉबैक्स हैं। वो इन प्रोग्राम्स को अगर हो सके तो इग्नोर करें। अगर कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा तो फिर तो बेटर ही है, फिर तो जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी ए टाइप रेजिडेंसीज में बनती है। आप डायरेक्टली बैचलर, मास्टर या पीएचडी में जा रहे हैं तो यू हैव द फुल सोशल सिक्योरिटीज राइट्स जो अनदर लोकल सिटीजन्स को है। ये तो एक बता दिया। दूसरा, ये सोशल सिक्योरिटीज कौन प्रोवाइड करता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है केला, KELA। आप नेट में डालिए केला इन फिनलैंड तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ जाकर इसके बारे में जरूर पढ़ें। वीरो, इसको भी पढ़े, वी फॉर विक्ट्री, VERO। वीरो को भी आपने गूगल में डालें, वीरो इन फिनलैंड, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। TE ऑफिसेस इन फिनलैंड, तो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है जब भी आपको किसी भी टाइप का बेनिफिट लेना होता है। ये भी आपने गूगल में ढूंढना है। तो फोर्थ वन है SUMO, SUOMI। ये भी आपने गूगल से देखना है, SUOMI। ये भी आपने गूगल से सर्च करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन हम आज 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जिसके पास ए टाइप रेजिडेंसी है वो क्लेम कर सकता है, बट इसकी एलिजिबिलिटी आपने जरूर चेक करनी है। अभी आप ए टाइप रेजिडेंसी लेकर स्टूडेंट वीज़ा पर गए हैं, जाते ही इन टाइप की
बेनिफिट ढूंढने स्टार्ट कर दिए तो आपको आने वाले टाइम में पीआर और सिटीजन्स में भी प्रॉब्लम आएगी। इसको क्रॉस जरूर चेक करना है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इसके ऊपर रिगरसली वर्क कर रही है कि स्टूडेंट्स जहां पर ये टाइप रेजिडेंसी लेकर आते हैं और इस टाइप की चीज़ों को क्लेम करते हैं, तो इसको क्रॉस चेक जरूर करें। अभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के लिए क्या है, केला वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, एक वहाँ का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन से ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ले सकते हैं, बट दे आर चेकिंग मैनी थिंग्स कि आपके पास जो आपकी जॉब थी कितने साल से थी, दे विल चेक। उन्होंने उसके अंदर कंडीशन रखी होगी कि आप फुल टाइम जॉब पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जहां आप कंटिन्यू जॉब पार्ट टाइम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो दे विल चेक द कंटिन्यूटी। आफ्टर 1 ईयर आपकी वो जॉब चले जाती है तो यू आर इंटाइटल टू टेक दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, वो भी कितना 60% तक वहां की जो केला ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवाइड करती है। तो अगर आप वहां की गवर्नमेंट में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, वो भी आपको कुछ टाइप की ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे सकती है, लेकिन इसको आपने अपने लेवल पर जरूर चेक करना है। जब भी आप उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि आप जॉब कब से कर रहे हैं, आपने उसके बाद क्या एफर्ट्स किए हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो वो आपको इमीडिएटली इंटीग्रेशन फिनिश लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप फिनिश लैंग्वेज भी साथ में सीखें, हमसे हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी ले लें। तो वो भी आपको साथ में सीखना पड़ता है, साथ में आपको असिस्टेंस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक डेडिकेटेड केस वर्कर प्रोवाइड किया जाता है काउंसलिंग पर्पज के लिए। तो ये टाइप के आप बेनिफिट वहां से ले सकते हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट कैसे है कि बच्चा आपका छोटा है, उसको इंटायर एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, ए टाइप वाले रेजिडेंसीज वाले लोगों को जो वहाँ पर जाते हैं। अभी बच्चा वार्न हुआ है, अलाउंसेस स्टार्ट हो गए हैं, साथ में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अभी आपको बच्चे की केयर के लिए जॉब लीव करनी पड़ती है। बच्चे के अलाउंसेस अलग है, तो आपकी जो जॉब आपकी गई है उसके अलाउंसेस अलग है अगर आप बच्चे को खुद केयर करते हैं। तो इवन वो ये भी आपको कहते हैं कि आप इसको टेक केयर जो होम बने हुए हैं, वाई यू आर नॉट, आप अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं, देन वो आपको ये अलाउंस एलोकेट करते हैं। अभी इसके अंदर दे आर चेकिंग मैनी थिंग कि अगर आप पहले ही बहुत सारे अनदर अलाउंसेस ले रहे हैं तो आपको कुछ अलाउंसेस को जो अनएम्प्लॉयड है या बच्चों के अलाउंसेस है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी मिल सकती है। इसके अलावा अभी ये बता दिए 2 अलाउंसेस जो बच्चों को मिलता ही है पर मंथ। इसके अलावा अगर आप बच्चे की खुद केयर करते हैं अपनी जॉब छोड़ के, तब अनदर भी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप ये लेकर चलिए मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। अभी मैटरनिटी लीव तो लेडीज को मिलती है, वो कितनी है, 9 मंथ से लेकर 36 मंथ की। ये देखिए कि 9 मंथ से 36 मंथ की आप लीव ले सकते हैं और उसके आपको अलाउंसेस मिलते हैं। इसी तरीके से जो हस्बैंड है उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। तो मैंने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की हुई है 12 साल इंडिया के अंदर, तो हमें भी ये मैटरनिटी लीव मिलती थी 15 डेज। अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा कोई पैदा होता था तो वो उसको 15 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट लीव मिलती थी। तो यहाँ पर भी देखिए फिनलैंड में भी मैटरनिटी लीव मिलती है पर्सन को भी। वो किया कि वो 2 साल के अंदर अपनी 56 डे की लीव ले सकता है, जिसके अंदर उसको कंप्लीट सैलरी मिलती है। तो दिस इज द अनदर बेनिफिट। इसके अलावा अकोमोडेशन, हाउस रेंट बेनिफिट ये भी मिलते हैं। हाउस रेंट बेनिफिट कब मिलते हैं, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं, आपकी उधर से जॉब भी चली जाती है, उधर आपका रेंट भी पर मंथ मिल रहा है, तो ये सारी चीजें वहां का जो भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उसकी क्रॉस चेकिंग करने के बाद इस टाइप के बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। सिक लीव, तो अभी नेचुरली कोई भी पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में है, बीमार हो सकता है, तो उसको सिक लीव का प्रोविजन रहता है। अगर तो सिक लीव शॉर्ट टर्म की है 5 से 10 दिन की, तो आपका एम्प्लॉयर ही विदाउट डिडक्टिंग एनी सैलरी आपको पूरी सैलरी देगा, आप छुट्टी पर जा सकते हैं। अगर आपका जो सिक प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो वहां की गवर्नमेंट उसको चेकिंग के बाद आपको कुछ अलाउंसेस एलोकेट करती है। इस टाइप के प्रिविलेज भी आप ले सकते हैं। हॉलीडे वेकेशंस बेनिफिट, अभी हॉलीडे वेकेशंस बेनिफिट क्या है, इन ए ईयर 4 to 5 वीक की आपको हॉलीडे वेकेशंस बेनिफिट मिलते हैं।
जिसमें आपको आपकी फुल सैलरी मिलती है। ऐसे बेनिफिट भी आपको फिनलैंड में मिल सकते हैं, लेकिन किनको, जो वहां पर जाकर सिस्टमेटिकली काम करते हैं। बर्फ भी बहुत पड़ती है, 3 महीने कोई काम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। किसी भी कंट्री में जाते हैं, वो बच्चे वहां पर बिल्कुल ना जाएं जिनका ड्रीम है मैंने पहले दिन से ही जाकर पैसा कमाना है। अगर आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास 1 साल सर्वाइवल के लिए पैसे हैं, वहां पर आपके खाने पीने के लिए, साल की ट्यूशन फीसेस देने के लिए, तब अपने बच्चे को फिनलैंड में भेजें। अदरवाइज अपने अच्छे अच्छे ड्रीम लेकर ऐसी कंट्री में, नॉट इन फिनलैंड, किसी भी कंट्री में मत जाएं, क्योंकि आज की डेट में वहां की जो सिचुएशंस हैं नॉट नॉर्मल। संडे डबल बेनिफिट, अगर आप संडे को वर्किंग करते हैं तो अगर आपको पर आवर्स वहां पर 10 घंटे मिलता है, अगर संडे को वर्किंग करते हैं तो आपको 20 यूरो पर आवर्स मिलेंगे। तो ये भी बेनिफिट आप वहां से ले सकते हैं। स्टूडेंट बेनिफिट्स भी इसी के अंदर मैंने डिस्कस कर दिए, जिनके पास ए टाइप रेजिडेंसीज हैं। और ये अलाउंसेस है कितने कितने, जो दिए अलाउंसेस है 50 यूरो से लेकर 1000 यूरो का है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस 200 भी मिल सकता है, 300 भी, 400 भी, डिपेंडिंग कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो अभी आते हैं यहाँ पे टैक्स सिस्टम के ऊपर। टैक्स सिस्टम यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है, जहां पर स्लैब बनी होती है, जो कि इंडिया का है। तो फिक्स टैक्स सिस्टम क्या होता है कि आपको कितनी भी सैलरी है तो फिक्स टैक्स लगेगा। तो यहां पर भी स्लैब बनी हुई है। अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम है तो यहां पर कोई टैक्स नहीं है साल का, मतलब कुछ है ऐसा उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर मेंशन किया है। 20,000 से स्टार्ट होता है अगर आपकी ईयरली इनकम, तो आपको 12% टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम साल की 1,50,000 यूरो की बनती है तो 44% यहां पर पर्सनल टैक्स है। तो अभी ये देख लीजिए 44% तक यहां पर पर्सनल टैक्स लगता है। जो लोग वहां पर सैलरीज जहां पैसा कमाते हैं, तो 20,000 यूरो पे तो ये लेकर चलिए तो 12% पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स, जो पर्सनल टैक्स के अलावा भी अनदर एडिशनल टैक्सेस भी है। वो किस टाइप के, जैसे इंडिया के अंदर सरचार्ज लगता है, एजुकेशन सरचार्ज हो सकता है, कोविड सरचार्ज हो सकता है। इसी तरीके से वहां पर म्युनिसिपल कारपोरेशन टैक्स है, वो हर एक पर्सन को देना पड़ता है। आपकी जो नेट इनकम है, जो भी आपकी ग्रोस इनकम है, उसके ऊपर पर्सनल टैक्स के बाद ये भी टैक्स आपको देना पड़ता है। कौन सा? म्युनिसिपल टैक्स। चर्च, जो चर्चे हैं वहां पर चर्च टैक्स, दिस इज द अनदर वर्डन है, वो भी आपको देना पड़ेगा हर एक पर्सन को। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग एक टैक्स है, वो भी पर्सन को देना पड़ेगा। तो इस टाइप के वहां पर टैक्स देने पड़ते हैं जो लोग वहां पर पैसा कमाते हैं। अभी आते हैं हम बैट के ऊपर। तो बैट वहां पर अप टू 25% है, डिपेंड कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं भी है, अगेन डिपेंड है। तो इसी तरीके से हम बैट के अलावा कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर आते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स 20% फ्लैट है, तो वो भी बिजनेस वाले को देना पड़ता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, आफ्टर गिविंग, आप अपने एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपको कंपनी में प्रॉफिट होता है, तो 20% कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है जो लोग वहां पर बिजनेस करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है वहां के टैक्स सिस्टम के बारे में। तो हर एक पर्सन को वहां जाकर अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर, टैक्स नंबर लेने पड़ते हैं। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने वहां पर जॉब करनी है तो वहां जाकर ये बच्चे खुद अपने लेवल पर लेते हैं। इसके बारे में मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं, केला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां जाकर उनको गूगल से फाइंड आउट करके उनसे आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ले सकते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू फिनलैंड है, जैसे मैंने जिस सिस्टम के बारे में बताया है, अगर आपका कोई भी कंसल्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बताता है, इवन फिनलैंड के बारे में बताता है, तो उसको अपना केस देने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ मोटिवेशंस दे वीजा पे वीजा, वो नहीं। वीजा हमारे भी आते हैं, हम वीजा को कम तवज्जो देते हैं, काउंसलिंग के ऊपर ज़्यादा। बच्चे की सारी प्रोफाइल चेक की जाती है, देन वी आर सजेस्टिंग कि हम आपके लिए क्या बेटर से बेटर कर पाएंगे। अगर आपकी क्वेरी, जहां आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।